हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। ये सन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1839 में आरंभ में इसका नाम तत्वरंजनी सभा था। पहले इसका नाम क्या था? तत्वरंजनी सभा, बाद में तत्वबोधिनी सभा हुआ। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। तत्वबोधिनी पत्रिका तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका थी। तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका कौन सी थी? तो तत्वबोधिनी पत्रिका। ब्रह्म विश्वास का प्रचार करने और तत्वबोधिनी सभा के सदस्यों के बीच नियमित संपर्क को सक्षम करने के लिए यह पत्रिका पहली बार 16 अगस्त 1843 को कलकत्ता से प्रकाशित हुई। कब? 16 अगस्त 1843 को कलकत्ता से। ठीक है। और अछोय कुमार दत्ता इसके पहले संपादक थे और देवेंद्रनाथ टैगोर को इसके समग्र पर्यवेक्षण का प्रभार सौंपा गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों, सभाओं और उनके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा इससे आपका। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। सत्य शोधक समाज इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। ठीक है। आर्य समाज की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और यंग बंगाल आंदोलन, अब की बार ये पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन ये आपका 1826 में किसने शुरू किया था? तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। इंपॉर्टेंट है, परमहंस मंडली का गठन किसके उन्मूलन के लिए हुआ था? तो जाति के उन्मूलन के लिए हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमहंस मंडली 1849, जरूर ध्यान रखिएगा, 1849 में बॉम्बे में स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग, दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों के समूह ने की थी। कब? 1849 में बॉम्बे में। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। उनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन सदस्यों द्वारा लिया जाता था। इसके संस्थापक मंडली एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, और ये जाति उन्मूलन के लिए बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की? पूछा गया प्रश्न है। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर ने। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई सारे प्रश्न बनते हैं यहां से। ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई। स्वाभिमान आंदोलन इसको कहा जाता है, यानी आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करना और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, कभी कभी कथन के रूप में भी ये पूछ लेता, इसलिए व्याख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई तथा लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने को कहा गया। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन किए गए। ध्यान रखिएगा, ये अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए चलाया गया था आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। किसके विरोध में? तो ब्राह्मणवाद के विरोध में। ईवी रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में। उन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई, जिसे सच्ची रामायण कहा गया। इंपॉर्टेंट है, कथन के रूप में पूछ लेगा तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक कौन थी? इंपॉर्टेंट है, यह पूछा भी गया है ये। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। कमला देवी नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से एक थी। वह उन कई महिलाओं में एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून तोड़कर गिरफ्तारी दी थी। अन्य महिलाओं में बात करें तो सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने गांधी जी को महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने की अनुमति के लिए राजी किया, क्योंकि शुरू में वह महिलाओं की भागीदारी के विरोध में थे, ठीक है। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। यह आपका बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। तो इसमें पहला है, इसे लॉर्ड मेयो द्वारा पारित किया गया था। नहीं, मैंने बताया था लॉर्ड मेयो ने नहीं, सो किसने पारित किया था? तो लिटन ने इसे पारित किया था। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है ये। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी समाप्त किया गया था। इसको किसने समाप्त किया था? तो रिपन ने समाप्त किया था 1882 में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? ये 1878 में। कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन लाया था इसको, ठीक है। यह मूल रूप से भारतीय भाषा के प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस और ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो है अंग्रेजी भाषा का जो प्रिंटिंग प्रेस था उस पर यह लागू नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, कथन के रूप में पूछ लेगा तो इसको ध्यान रखिएगा। इसे गैगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे समाप्त किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी 2023 में पूछा गया था और ये कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। यह आंदोलन मिल मालिक, यहाँ पे मिल मालिक होगा, मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे।
तत्वों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की थी। इंपॉर्टेंट है ये। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, तो गांधी जी क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने मजदूरों को भूख हड़ताल पर जाने को कहा तथा सारे मामलों को न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा। इस आंदोलन में अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी के मुख्य सहयोगी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, मुख्य सहयोगी कौन थी, तो अनसुईया बेन थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। प्रथम भूख हड़ताल तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, और प्रथम असहयोग की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। नागपुर अधिवेशन की बात करें, ये आपका 1920 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित किए गए थे और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी। नवरोज की शुरुआत किसने किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन की बात करें तो 1266 से लेकर 1287 तक यह दिल्ली सल्तनत का शासक था। बलबन पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजाओं के दैवी सिद्धांत के समान राजत्व का सिद्धांत तैयार किया था। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी, कई बार पूछा गया है। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाया था और चालीसा या चहलगानी दल की समाप्ति किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत अगर बात करते हैं किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। समाप्त किसने किया था, तो बलबन ने समाप्त किया था। और सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। ठीक है, सैन्य विभाग था ये। और सिजदा, दंडवत और पाबोश कदम चूमना प्रथा शुरू किया था किसने, बलबन ने। सिजदा और पाबोश की प्रथा किसने शुरू किया था, तो बलबन ने शुरू किया था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के कौन से कारण थे, देखते हैं इसमें। पहला है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, बिल्कुल सत्य है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, यह भी आपका सत्य है, असफलता का कारण था। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, यह भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है असफलता के कारण थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के संभावित कारण। पहला है एकीकृत योजना और विचारधारा का अभाव था। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला और इस तरह इसमें अखिल भारतीय लक्षण का अभाव था। ठीक है, पूरे भारत में नहीं था, ये कुछ ही क्षेत्रों में था। अधिकांश शासक और जमींदार ब्रिटिश शासन की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ये भी एक कारण था। अंग्रेजों के पास सेना और सामग्री दोनों की दृष्टि में पर्याप्त संसाधन थे। ब्रिटिश सैनिकों के पास बेहतर हथियार थे और जमींदारों व शिक्षित लोगों का इसमें का साथ न मिलना। ठीक है, ये सारे कारण थे 1857 के विद्रोह के असफलता के। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
और कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बत्तख मियां ने जान बचाई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? कौन सी घटना पहले हुई देखते हैं। होम रूल आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? तो 1916 में। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। खेड़ा सत्याग्रह अभी बताया था 1918 में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? ये 1909 में आया था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत विभाजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, मार्लिमेंटो सुधार 1909, होम रूल आपका 1916 और खेड़ा आपका हो जाएगा 1918। नेक्स्ट देखते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने के लिए थी। उपर्युक्त विचार किस नेता के थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के बारे में सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। कांग्रेस की स्थापना कब कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। देखते हैं इसके बारे में। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, कांग्रेस के बारे में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। सिद्धांत यह मानता है कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उम्मीद के साथ की थी कि यह भारतीयों के बीच बढ़ते असंतोष के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करेगी। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ये। ठीक है, षड्यंत्र सिद्धांत देखते हैं कांग्रेस के बारे में। ये किसने दिया था? तो रजनी पामदत्त ने सिद्धांत दिया था, षड्यंत्र का सिद्धांत। रजनी पामदत्त को षड्यंत्र सिद्धांत की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, जो सुरक्षा वाल्व अवधारणा से उभरा। दत्त के अनुसार कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को कुचलने की साजिश से हुआ था, और उनका मानना था कि भारत में बुजुर्गों यानी मध्यम वर्ग नेता भी इस योजना में शामिल थे। ठीक है, ये किसका मानना था? ये आपका रजनी पामदत्त का। ठीक है, षड्यंत्र सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के बारे में ये किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ठीक है, तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जिसमें सुझाव दिया कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की उनकी राजनीतिक और आर्थिक मांगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राष्ट्रीय इकाई बनाने की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी। ये किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने थे। और इसे क्या कहा जाता है? इसे तड़ित चालक का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। नीति सार किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामंदक की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। किराता जूनियम पूछा गया है, ये भारवी की रचना है। टीजीटी में पूछा गया था पिछली बार। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। राज तरंगड़ी ये आपका कल्लड़ की है, इसमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। परिदर्शिका हर्षवर्धन की है। बृहत कथा मंजरी इंपॉर्टेंट है, क्षेमेंद्र की है। गीत गोविंद जयदेव और महाभाष्य पतंजलि। मृच्छ कटकम की बात करते हैं, शूद्रक की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। बृहत संहिता बरामिहिर की है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर आपका सोमदेव। और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना। ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी?
फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी 2023 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले में एक मुगल अधिकारी थे। यह कृत 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है? फुतुहात ए आलमगीरी है। एक है आपका फतवा ए आलमगीरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। फतवा ए आलमगीरी का कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ये। फतवा ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो आपका औरंगजेब। या मुस्लिम शरीयत आधारित प्रशासनिक रचना है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इन्हें श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कृष्ण सिंह को भारत में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री होने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों के प्रवेश का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, सभी को पता होगा। ब्रिटिश सरकार ने चंपारण मामले की जांच के लिए आयोग गठित किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्यता प्रदान की गई। गांधी जी के पास 800 किसानों के बयान दर्ज थे, जिनके आधार पर गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने तथा किसानों से की गई अवैध वसूली के बदले में क्षतिपूर्ति की बात रखी थी, ठीक है। चंपारण आंदोलन जो है किसके विरोध में हुआ था? तो 3 कठिया पद्धति के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3 में। 1800 पहले यही ध्यान रखिएगा, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम कब आया था? 1859 में आया था। कई सारे एग्जाम में ये भी प्रश्न बनाया, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बगान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत में किस राज्य की थी? अंबाबाई किस राज्य से थी? आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंबाबाई कर्नाटक की एक विधवा महिला थी। उन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान उडुपी में विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना दिया। उनका जन्म मैसूर के रूढ़वादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 16 वर्ष की अल्प आयु में विधवा हो जाने के पश्चात यह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजराती समाचार पत्र राष्ट्रगोपतार के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगोपतार के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रगोपतार 1854 में दादा भाई नौरोजी और खरसेदजी कामा द्वारा शुरू किया गया था, 1854 में। कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में देख लेते हैं। बंगाल गजट की बात करते हैं, किसकी पत्रिका है? तो जेम्स अगस्टस हिकी की पहली पत्रिका है, ये ध्यान रखिए। भारत का पहला समाचार पत्र है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। संवाद कौमुदी की बात करें तो राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार प्रथम फारसी भाषा का समाचार पत्र था ये, तो आपका राजा राम मोहन राय ने कल ही बताया था। उद्दंत मार्तंड, ये अब ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था ये, उद्दंत मार्तंड। पंडित जुगल किशोर। हिंदू देशभक्त आपका मधुसूदन राय। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, कई बार पूछा गया है। इंडियन मिरर किसकी पत्रिका है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर की पत्रिका है इंडियन मिरर।
इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक कौन सा इसमें पूछ रहा है। कुचालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कुचालक पूछ रहा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आसुत जल में बिजली का चालन नहीं होता, यानी क्या है ये? कुचालक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। विद्युत का संचालन के लिए आयनों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत के संचालन के लिए किसकी जरूरत होती है? आयन की जरूरत होती है। आसुत जल विद्युत का एक कुचालक है, क्योंकि यह विद्युत का संचालन करने के लिए आयन प्रदान नहीं करता है। जब नमक जैसे अशुद्धियां पानी में घुल जाती हैं, तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। खारा पानी विद्युत के सुचालक और खारा पानी विद्युत का क्या है? आपका सुचालक है, क्योंकि खारा पानी में कैल्शियम और सोडियम के आयन होते हैं। ठीक है, आयन की जरूरत होती है विद्युत के लिए। नल का पानी विद्युत का अच्छा सुचालक है, क्योंकि इसमें आयन और अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? आपका आसुत जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवलर का प्रयोग किया जाता है इसमें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी 2023 में यह पूछा गया था, ऑप्शन ए। केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। केवलर एक सिंथेटिक फाइबर और गर्मी प्रतिरोधी है। यह एक गोली के प्रभाव की ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे एक बड़े क्षेत्र में विस्तारित करता है। इसके कई उपयोग हैं। रेसिंग सेल, साइकिल टायर, बुलेट प्रूफ जैकेट और वेस्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पादप की फैक्ट्रियां कहा जाता है? पादप की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्ता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल भी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जिसे क्या कहते हैं आप लोग? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपका CO2 प्लस आपका H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज क्या होता है? आपका उत्पाद होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है? ये आपका उप उत्पाद होता है। ठीक है, यानी सह उत्पाद होता है। कई बार ये पूछा गया है ये। ठीक है, ऑक्सीजन उत्पाद नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो हो जाएगा आपका घटपर्णी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी जिसे आप लोग क्या कहते हैं? पिचर पादप कहते हैं, पिचर प्लांट। वीनस फ्लाइट ट्रैप तथा संडियो कीटभक्षी पादप की क्या है? उदाहरण है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन सही है? पहला है, HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं। बिल्कुल आपका सत्य है। आपका जो HIV होता है यानी एड्स, ये आपका इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। बिल्कुल सत्य है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तभी जो हमें रोग होता है, तो ये आपका सही है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। आपका जो टीकाकरण का नियम क्या होता है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर
प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे उससे मिलता है या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला है विभिन्न रोग और उनके कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। ध्यान रखिएगा, गलत कथन पूछा है इसमें। क्षय रोग वायु द्वारा संचारित होता है, बिल्कुल सत्य है। क्षय रोग जो होता है आपके यानी टीबी जो होता है किसके द्वारा होता है, संचारित होता है, तो आपका वायु के द्वारा, बिल्कुल सही है। हैजा दूषित पानी से होता है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हैजा आपका यानी कॉलरा जी आपका दूषित पानी से होता है, सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचारित होता है, नहीं। ठीक है, ये आपका गलत है, केवल लैंगिक से नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त हस्तांतरण, गर्भावस्था में रोगी माता से शिशु को अथवा माता द्वारा शिशु को स्तनपान द्वारा भी संचारित हो सकता है, यानी इससे भी ये फैल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, केवल लैंगिक संपर्क से नहीं फैलता है, और भी कारण है इसके फैलने के। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में की जा सकती है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में की जा सकती है, तो तय की गई दूरी और विस्थापन दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा घनत्व होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा घनत्व पूछा है, तो विद्युत धारा घनत्व पूछ रहा कैसी राशि है, अदिश है, सदिश है कि बीमा विहीन है, तो कैसी राशि है, तो ये आपका एक सदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैंने बताया था, लिस्ट भी मैंने दिया था कि जो आपका विद्युत धारा घनत्व हो गया और क्या हो गया, ये आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र टीआरई 1 में पूछा गया था, ये भी आपका क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत घनत्व हो गया आपका, ये क्या है, सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता ध्यान रखिएगा, ये भी आपका क्या है, सदिश राशि है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका विद्युत धारा होता है, ठीक है, सिर्फ विद्युत धारा पूछे तो विद्युत धारा जो है आपका कैसी राशि होती है, तो ये आपका अदिश राशि है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। ध्यान रखिए, कंप्यूटर से हर बार एक प्रश्न पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, तो कोबरा भी है, पाइथन भी है, जावा भी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल कैसी राशि है पूछा गया है, ये अदिश राशि है, और चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय, और इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो प्रोटिस्टा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिक शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, अमीबा और युग्लिना प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण है। प्रोटिस्टा जगत में आपका एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। कौन सा उभयचर नहीं पूछा है यहाँ पे, तो मेढक उभयचर है, टोड भी आपका, सैलामेंडर भी है, दरियाई घोड़ा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दरियाई घोड़ा ही आपका मत्स्य वर्ग में आता है। ठीक है, मत्स्य वर्ग में यानी मछली वर्ग में आता है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो सील है आपका, वेल भी है, डॉल्फिन भी है, मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ आपका जो है सरीसृप वर्ग में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। पहला है, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। देखिए, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण नहीं, जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है इसे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, बिल्कुल सत्य है, ये सब बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया है, सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता नहीं, अलग अलग होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। पहला गलत है, क्योंकि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ध्यान रखिए, गति की अवस्था, गति की अवस्था का मतलब है चाल में परिवर्तन, उसकी दिशा में परिवर्तन, या चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन से है। ठीक है, गति की अवस्था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। जो घर्षण होता है ये गति का प्रतिरोध करता है, लेकिन जो आपका ये जड़त्व होता है ये गति की अवस्था यानी चाल और दिशा दोनों का ये क्या करता है? प्रतिरोध करता है। ठीक है, आपका तीसरा गलत है, क्योंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वे विश्व में कहीं भी हो। बिल्कुल आपका सत्य है ये। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल होता है, बिल्कुल सही है ये। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है, ये भी आपका सही है। उसे क्या कहते हैं? जो गुरुत्व बल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे ये विश्व में कहीं भी हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। यानी ये बराबर क्या होता है? G(m1)(m2) अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल यह आपका क्षीण बल है जब तक कि बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड संबंध ना हो। पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 होता है? इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आता है। किसका पीएच 7 है पूछ रहा है। तो शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उदासीन विलयन, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है जिसका पीएच आपका क्या होता है? 7 होता है, वो क्या होते हैं? आपका उदासीन होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जल हो गया। ठीक है, जल भी आपका इसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। नमक हो गया, इसका भी पीएच आपका 7 होता है। 7 से अधिक जिसका पीएच होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपका क्षारीय होते हैं, यानी बेस होते हैं। और 7 से जो है कम जिसका होता है वो क्या होते हैं? आपके अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्लीय विलयन होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जैसे अम्लीय में बात करते हैं, आपका नींबू का रस हो गया, टमाटर हो गया, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये सब आपका किस में आते हैं? तो अम्लीय में आते हैं। और 7 से अगर अधिक होगा तो आपका क्षारीय होता है। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग कितना होता है? तो 2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। TRE 1 में पूछा गया था यह प्रश्न। देखिए, फोकल लंबाई यानी फोकल लंबाई आंख के लेंस और रेटिना के बीच दूरी है। देखिए, आपका ये आंख का लेंस है और ये रेटिना, इसके बीच की दूरी होती है आपका क्या कहलाती है? फोकल लंबाई। इसलिए जब प्रकाश का कोई स्रोत अनंत से आता है तो यह आंख के लेंस से होकर गुजरता है, इसे रेटिना पर एकत्रित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखिए, यहाँ पे रेटिना पर एकत्रित हो रहा है। तो एक समान नेत्र लेंस के लिए फोकल लंबाई लगभग 2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर होता है, यानी 20 mm होता है जब आंख आराम की स्थिति में होती है तब। ठीक है, 2 सेंटीमीटर लगभग। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या होता है जब बुझा हुआ चूना
क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी विरंजक चूर्ण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं आपका शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसे आप लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जब ये आपका क्लोरीन के साथ जो है, क्लोरीन गैस के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, यानी CaOCl2। ये फार्मूला होता है इसका, ध्यान रखिएगा। और क्या बनता है आपका, जल बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल डालने से क्या होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, जब लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो लोहे का बुरादा विस्थापन अभिक्रिया से गुजरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, हाइड्रोजन कम होता है, और परिणाम स्वरूप लोहा जो होता है अम्ल के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इस विस्थापन अभिक्रिया से आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। देखिए कैसी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख कभी कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, ये आपका देखिए, आपका क्या है, लोहे का बुरादा है और ये आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है आपका, FeCl2 बनता है, और आपका क्या बनता है, ये हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में आपका होता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा होता है, तो आपका साइट्रिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, आपका टमाटर में होता है। एसिटिक अम्ल किस में होता है, तो एसिटिक अम्ल आपका किस में होता है, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। ये आपका TRE 1 में पूछा गया था, TRE 2 में भी पूछा गया था। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों, तो इसकी वजह क्या है, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए, जिंक जो होता है ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि जस्ता यानी जिंक अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसलिए यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे भोजन को उपयोग के लिए अयोग्य या यहाँ तक कि जहरीला बना सकता है। इसलिए जिंक का प्रयोग नहीं किया सकता। किसका प्रयोग किया जाता है, तो टिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। यह भी पूछा गया है, तो खड़े होने की स्थिति में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का कितना ग्रहण करते हैं, तो 1% ग्रहण करते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की कुल ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो आपका सौर सेल नहीं करता है, पवन चक्की ये भी नहीं करता है, और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये भी नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन ये सब नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा, तो आपका सीमित संसाधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है।
प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जैविक आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो कौन सा आपका मिश्रित? कंचनजंगा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा संरक्षित जैवमंडल भी कहा जाता है, किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। जुलाई 2016 में, ये सन जरूर ध्यान रखिएगा, जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया था, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है। ठीक है, एकमात्र है, पहला है ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से खाद्य श्रृंखला का उचित क्रम कौन सा है? खाद्य श्रृंखला का उचित क्रम कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आपका क्या होता है? उत्पादक होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, उसके बाद आपका तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो देखते हैं इसमें, घास आपका तो ये आपका प्राथमिक उत्पादक है, बिल्कुल सही है। लोमड़ी नहीं, लोमड़ी के बाद आप खरगोश थोड़ी नहीं खाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लोमड़ी खरगोश थोड़ी नहीं खाता है, तो ये गलत है। क्या है आपका? झड़ी हुई पत्तियां, जीवाणु, कीट, लावा, चिड़िया। नहीं, जीवाणु तो आपका क्या आपका टक होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जलीय पादप, यानी जल में जो पौधे होते हैं, जलीय पादप को जलीय जीव खाते हैं और जीव को मछलियां खाती हैं, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम पारितंत्र से अपघटकों को हटा दें तो पारितंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यदि हम पारितंत्र से अपघटकों को हटा दें तो पारितंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं, तो खनिजों का प्रवाह क्या होगा? आपका रुक जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो आपका रामदेव मिश्रा। इंपॉर्टेंट है, ये नया प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता के बारे में यहाँ पे दिया है, करा जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। दूसरा, जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। देखिए, जैव विविधता क्या होता है आपका? जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, ठीक है, जैव विविधता आपका बढ़ेगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ध्रुवों की ओर, जैव विविधता आपका घटेगी। यानी हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर क्या होता है? आपका बढ़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा गया है ये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य यानी गलत कथन पूछा है। पहला है, समताप मंडल में यूवी किरणों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से क्लोरीन परमाणु मुक्त होती है। बिल्कुल सत्य है ये। समताप में संकलित क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का ओजोन परत पर अस्थायी एवं निरंतर प्रभाव होता है। ये भी आपका सत्य है, CFC क्षरण करता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत को छेद करने वाले पदार्थों के लिए है। ये गलत है आपका। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुआ था, ना कि ओजोन के लिए। ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? तो आपका 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, 1987 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी समताप मंडल में ओजोन निम्नीकरण हेतु क्लोरीन परमाणु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम, ओजोन परत जो है किसमें पाई जाती है? तो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है, जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD निम्नलिखित में से किसके लिए मानक मापदंड है? ध्यान रखिएगा, अगर जो है ऑक्सीजन की मांग जल में क्या होगी? अगर ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि जो है जल प्रदूषित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड अगर बढ़ेगी तो हम समझ लेंगे क्या? जल प्रदूषित है। यानी जलीय परिस्थिति की तंत्रों में
प्रदूषण जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब की बारी भी पूछा गया था यह प्रश्न। अगला है, ओजोन क्षयकारक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी को सुरक्षा देने वाली ओजोन परत को नष्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारक पदार्थ नहीं है? कौन सा ओजोन को नष्ट नहीं करता है? तो फ्लोरो करता, तो ये तो करता ही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी करता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी करता है, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं करता है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र डैश की सबसे छोटी इकाई है? तो ये आपका जीवमंडल की, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो आपका 10% होता है। इसे 10% का नियम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था 10% का नियम? तो लिंडमैन ने दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है? तो आपका हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला, तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है, यानी यही आपका क्या करते हैं, उत्पादक करते हैं प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? तो पल्सर जो है आपका घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में जो है आपका पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुवों से विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणों को उत्सर्जित करता रहता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर। जो आपका ये पृथ्वी की प्लेटें हैं कि दो धीरे धीरे गति करती रहती हैं, इसे क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को, इसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम जो है पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में सिक्किम पूर्ण राज्य बना था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था अब की बार इससे संबंधित एक प्रश्न। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 120 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? सभी को पता होगा, अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी यानी छुआछूत की समाप्ति, अनुच्छेद 17। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कैसा अधिकार है? तो ये आपका मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार है ये। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में है ये। नेक्स्ट है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 12 अनुसूची आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि कितनी है? तो आपका 5 वर्ष है। इसकी गणना कब से की जाती है? तो ऑप्शन बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है गणना। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा, ये आपका क्या अक्षांश रेखा है? तो कितनी अक्षांश रेखा है? 179। ध्यान रखिएगा, टोटल अक्षांशों की बात करते हैं तो आपका अगर ध्रुवों की बात करें तो दोनों को शामिल करें तो 181, रेखा की बात करें 179,
ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? इंपॉर्टेंट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो आपका बघेल खंड, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? तो ये आपका एक प्रकार की कढ़ाई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुजनी कढ़ाई बिहार राज्य में होती है। सुजनी कला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग मिला है। कपड़े की कला इस कला द्वारा व्यक्त की जाती है। कढ़ाई कला का मूल बिहार में मुजफ्फर जिले में पाया गया है। अगला प्रश्न है, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो देखिए प्रशांत महासागर, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर के भूमध्य सागरीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से क्या होता है आपका अधिक हो जाता है। ठीक है, गर्म है, ये गर्म धारा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हीट वेव के बारे में दिया है। पहला है, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। दूसरा है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। पूछा कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों का कथन आपके क्या है, गलत है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ना तो आपका पहला सही है ना तो दूसरा। देखिए उल्टा दिया है, मैदानी क्षेत्रों के लिए कितना डिग्री होना चाहिए, तो आपका 40 डिग्री होता है। मैदानी क्षेत्र में अगर 40 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है, ठीक है, 40 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट वेव माना जाएगा। और यही अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से अगर अधिक तापमान हो जाता है तो हीट वेव माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? देखते हैं, सभी को पता होगा वाल्मीकि आपका पश्चिमी चंपारण में, ये तो आपका बिहार में है ही है। तो पहला देखते हैं, तो पहला किसमें है, तो ये आपका देखिए बी में भी है और डी में भी है। तो ठीक है, तो ये आपका, और ये सब तो गलत हो गए। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कहाँ पे है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान में है। और भीम वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका मुंगेर बिहार में है। ठीक है, मुंगेर में, तो आपका पहला और चौथा हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे में से कौन सा समुद्री जैव समृद्ध है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? किसमें है शामिल, तो आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा इसमें पूछ रहा सही है? पहला, पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाए जाते हैं। दूसरा है, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। दोनों ही आपका गलत है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये आपका सही है। अभ्रक जो है आपका कोडरमा में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोडरमा आपका कहाँ पे है, झारखंड में है। नेक्स्ट है, पटना की विधानसभा सीट कितनी है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, पटना की विधानसभा सीट कितनी है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए बिहार की विधानसभा सीट कितनी है, बिहार की विधानसभा सीट बताइए और राज्यसभा सीट बताइए। ठीक है, और लोकसभा सीट बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं बताया भी हूं उसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो आपका कर्नाट राजवंश के दौरान,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य की अधिकतम लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण, ये आपका उत्तर है, उससे उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो आपका 345 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम कितनी है इसकी लंबाई, तो 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इधर आपका किससे सीमा साझा करता है? नेपाल से सीमा साझा करता है। इधर आपका पश्चिम बंगाल से, इधर आपका झारखंड से, और इधर आपका किससे सीमा साझा करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश से। अगला है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी आपका कैमूर पहाड़ी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नगरों के प्राचीन और नए नाम में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ओदंतपुरी बिहार शरीफ को कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। वैशाली को चंपारण नहीं, गलत है। वैशाली का जो प्राचीनता नाम क्या है आपका? विशाला नाम है, ठीक है। और बाकी वज्रासन बोधगया को, और पाटिलपुत्र आपका पटना को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, यही सही नहीं है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार में 1938 में कहां पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? सब बिहार स्पेशल के प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में 1938 में कहां पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था, ऑप्शन डी। अला, बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे? तो गंडक नदी के किनारे। मैंने बताया था किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो केले के लिए प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय, तो ये भागलपुर में है। भागलपुर में एक विश्वविद्यालय और भी है, कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो बिहार में लगता है। कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है, ठीक है। हरियर क्षेत्र का मेला जिसे आप लोग कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र ये आपका दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दरभंगा में। और सबसे ज्यादा मखाना भारत में बिहार में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा पूर्णिया नहीं करता। पूर्णिया नहीं करता, बाकी करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग, नेपाल से जो है बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। एक आपका यहाँ पे देखिए नेपाल है, ठीक है। यहाँ पे आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, क्रम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, ठीक है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, 7 जिले जो है आपका क्या करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पूर्णिया है। पूर्णिया थोड़ा सा यहाँ पे किससे लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका ये कहाँ पे है? तो बिहार में है, पटना के पास में है। तो ऑप्शन ए। अला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा सकता है? उत्तर बिहार की जलवायु कोपन के अकॉर्डिंग तो आपका CWG है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कई बार ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, करंट अफेयर का प्रश्न है यहाँ से, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, गगनयान में जो आपका महिला यात्री आपका ये रोबोट है, इसका नाम क्या है? तो व्योम मित्र, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश भीषण गर्मी और भीषण जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपातकाल की घोषणा की गई है? तो चिली, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुणे के रक्षा साहित्य महोत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो आपका जनरल अनिल चौहान। ये क्या है? हमारे देश के वर्तमान में क्या है? CDS है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करना चाहता है? इंपॉर्टेंट है ये, लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करना चाहता है? तो तेलंगाना में।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यमन का नया प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अहमद अवद बिन मुबारक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 के लिए किस विषय का अनावरण किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसकी बार थीम क्या है इसकी? आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकें, ऑप्शन सी। अगला है, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नए निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? नए देश निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा निदेशक मियो ओका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडीबी की बात करते हैं, एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अगला है, 4 फरवरी 2024 से किस देश ने भारतीय पर्यटकों के वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ईरान ने समाप्त कर दिया है, ऑप्शन डी। अगला है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रहा है? सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रहा है? तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार की सीमा पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और म्यांमार की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये भी आप लोग बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।